इस रसायन विज्ञान के मूलभूत अवधारणाएं में ये सेकंड क्लास है। हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है द्रव्यों से मिलकर बना है। अब ये जो द्रव्य होते हैं ये कितने वर्गों में विभाजित किया गया है और इन द्रव्यों का जो है क्लासिफिकेशन के आधार पर ये कौन कौन से मेन प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। मैटर जिसे द्रव्य का वर्गीकरण कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का वर्गीकरण। इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्य होते हैं इन सभी द्रव्य को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग है भौतिक वर्गीकरण जिसे फिजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और इसका जो दूसरा भाग है यह है रासायनिक वर्गीकरण जिसे केमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। देखो, द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ठोस जिसे सॉलिड, अगला है द्रव जिसे लिक्विड, और अगला है गैस में जो है यानी जो भौतिक वर्गीकरण है इसमें द्रव्य के भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठोस, द्रव, गैस। अब इसका जो रासायनिक वर्गीकरण है इसको भी तीन कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहला है तत्व जिसे हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। अगला है यौगिक जिसे हम कंपाउंड कहा जाता है। और इसका जो तीसरा है वो है मिश्रण जिसे हम जो है मिक्सचर कहते हैं। देखो, जो रासायनिक वर्गीकरण है इसमें द्रव्य को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक तो तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। देखिए, जो तत्व होते हैं जो हमें ज्ञात है 118 एलिमेंट्स जो होते हैं, इन पूरे एलिमेंट्स को जो है थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले को धातु जिसे मेटल, दूसरा है उपधातु जिसे सेमी मेटल्स, और अगला है अधातु जिसे हम जो है नॉन मेटल्स कहा जाता है। देखिए, जो तत्व होते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किए गए हैं। दूसरा जो यौगिक है इसको भी दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम अकार्बनिक यौगिक, और दूसरा जो है इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम
कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। देखिए जो यौगिक होते हैं, यौगिक को दो वर्गों में विभाजित किया गया, एक का अकार्बनिक यौगिक और दूसरे को कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बनिक यौगिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। देखिए अगला जो है मिश्रण, मिश्रण जो है इसे भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है समांगी मिश्रण, जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दूसरा है विषमांगी मिश्रण, जिसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। कि ब्रह्मांड के पूरे द्रव्य को जो है हम सबसे पहले दो वर्गों में वर्गीकृत किए हैं। पहला है भौतिक वर्गीकरण, जिसे आप फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण, जिसे हम केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम द्रव्य को देखें, अगर उसको हम भौतिक अवस्था के आधार पर देखें तो इसे तीन वर्गों में रखा गया है, ठोस, द्रव, गैस। यानी जो भौतिक अवस्था है इसके अकॉर्डिंग जो है द्रव्य को जो है तीन वर्गों में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। रासायनिक वर्गीकरण जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, इसको द्रव्य को जो है तीन वर्गों में रखा गया है, एक तत्व है, दूसरा यौगिक है और तीसरा मिश्रण है। तत्व, यौगिक, मिश्रण, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, तत्व को जानने के लिए आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, तो जितने एलिमेंट्स हैं टेबल्स के एलिमेंट्स को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक मेटल्स, सेमी मेटल्स या नॉन मेटल्स, धात, उपधात और अधात। यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में धात, अधात, उपधात, इनके अलावा और कोई एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यौगिक जो होते हैं, यौगिक को, पूरे यौगिक को, जितना यौगिक है आपके केमिस्ट्री में, पूरे यौगिक को जो है हम दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, और दूसरा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब बात करते हैं मिश्रण की। जो मिक्सचर है, तो मिक्सचर जो होते हैं ये दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं। एक तो है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है और विषमांगी मिश्रण को हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। अब इनको हम बारी बारी करके एक एक के बारे में हम, सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसे भौतिक वर्गीकरण कहा गया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। देखिए जो भौतिक वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो मैटर होते हैं, जो हमारा द्रव्य है, इसे थ्री कैटेगरी में रखा गया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए जो हमारा द्रव्य है, मैटर है, मैटर को जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है हम जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड होते कैसे हैं? देखिए सॉलिड इज ए rigid material that
has both a definite shape and a definite वॉल्यूम। देखिए सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड ये रिजिड मटेरियल, सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड मटेरियल होते हैं। सॉलिड जो होते हैं दृढ़ होते हैं। दैट हैज बोथ ए डेफिनिट शेप एंड ए डेफिनिट वॉल्यूम। देखिए इनका जो शेप होता है यानी जो आकार होता है और इनका जो आयतन होता है दोनों ही निश्चित होते हैं, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आप जानते हैं चेयर, टेबल, ऐसे आपको जितने भी ठोस वस्तुएं दिख रही हैं ये सब जो है इसके एग्जाम्पल आ जाएगा। आपके इर्द गिर्द जितने भी ठोस वस्तुएं दिख रही हैं ये सब सॉलिड्स के अकॉर्डिंग है। सेकंड है जिसे द्रव कहा जाता है। देखिए द्रव और द्रव्य दो बातें हैं। एक है द्रव्य, द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर ही द्रव आता है। तो द्रव और द्रव्य में यही अंतर है कि ये द्रव जो है द्रव्य के ही एक पार्ट है। हम बात करेंगे लिक्विड। लिक्विड हैज ए डिस्टिंक्ट वॉल्यूम independent of its container, but has no specific shape. It attains the shape of the container, that is occupies। देखिए जो लिक्विड्स होते हैं ये है कि लिक्विड हैज ए डिस्टिंक्ट वॉल्यूम। देखिए जो इनका लिक्विड होता है इनका जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है, independent of its container but has no specific shape। इनका लेकिन जो आकार होता है वो जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उन्हीं कंटेनर का वो आकार जो है ग्रहण कर लेता है। It attains the shape of the container that it occupies, यानी उसी के आकार को ये जो है ग्रहण कर। हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आपके वाटर, पेट्रोल या अल्कोहल कह सकते हैं, अल्कोहल, बेंजीन, ईटीसी। देखिए लिक्विड में आपके वाटर, आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वाटर है, जल। पेट्रोल, पेट्रोल भी लिक्विड्स होता है। अल्कोहल्स, अल्कोहल्स लिक्विड्स हैं। बेंजीन, ईटीसी। इस प्रकार ये सब जो है लिक्विड्स में आते हैं। अगला है एस, वॉल्यूम एंड शेप of a gas not definite. It occupies the volume and the shape of container। देखिए जो गैस होते हैं, वॉल्यूम एंड शेप ए गैस इज नॉट डेफिनेट। इनके जो वॉल्यूम और शेप होता है ये डेफिनेट
नहीं होते हैं। इट ऑक्युपाइज द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ कंटेनर, यानी ये जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उसी कंटेनर के वॉल्यूम और शेप को जो का आकार जो है ले लेते हैं। जो गैसें होते हैं इनका आकार और आयतन जो है वह अनिश्चित होता है और ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार और आयतन जो है ग्रहण कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, O2, N2, H2, etc। ये सब गैसों के जो है एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसे हम रासायनिक वर्गीकरण देखिए, जो द्रव्य होता है इसको रासायनिक वर्गीकरण में 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहला है एलिमेंट्स, इसे हम तत्व कहते हैं। देखिए, एलिमेंट्स आर द substance that cannot host into simpler substances either by physical or केमिकल चेंजेस। देखिए, अगर हम बात एलिमेंट्स की करें तो एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस आइदर बाय फिजिकल और केमिकल चेंजेस। यानी जो हमारा एलिमेंट्स होता है, तत्व होता है, वो तत्व जो है इसको हम भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा और अधिक सरल में जो है विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी एलिमेंट्स को हम अगर सोचें कि उसको ला और छोटा कर दे और सरल कर दे तो वो और अधिक सरल नहीं हो सकता है। तो एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज। इन्हें इस एलिमेंट्स पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग होता है एलिमेंट, जिसे और हम अधिक सरल में जो है विभाजित नहीं कर सकते। टू ए सिमिलर सब्सटेंस, यानी और अधिक छोटे पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते। आइदर बाय फिजिकल और केमिकल चेंज, यानी किसी भी भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा जो है इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। टेबल्स में 118 एलिमेंट्स जो रखे गए हैं, वो एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को सोचा जाए कि और हम छोटा कर लें या कोई और नाम दे दें तो ऐसा असंभव है। वो सब एलिमेंट्स अपने स्थान पर जो है वो है, फिक्स है। कुछ जो है एलिमेंट्स देखिए नेचर में पाए जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं। कुछ क्षणों के लिए तो अस्थायी है, बाकी फिर वो अस्थायी होते हैं। हम बात करेंगे ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें 3 कैटेगरी में रखा गया है। बात करें पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की तो इसमें ए मेटल्स, जिसे हम धातु, और बी उपधातु, जिसे हम सेमी मेटल्स, या तीसरा जो है अधातु, जिसे हम जो है नॉन मेटल्स कहते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल्स में जितने एलिमेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला धातु है, दूसरा उपधातु और तीसरा अधातु है। कहने का मतलब मेटल्स
सेमी मेटल्स और नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम मेटल्स की बात करेंगे, जिसे हम धातु कहते हैं। देखिए मेटल्स हम कहेंगे किसे, मेटल्स हम उसे कहेंगे जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, मेटल्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, अगर इन कैरेक्टर्स का पालन वो करते हैं तो उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। जैसे पहला कैरेक्टर्स क्या है, दे इजिली फॉर्म cations, removal of electrons। देखिए पहला कैरेक्टर्स क्या है कि दे इजिली फॉर्म कैटायंस बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के पश्चात जो है कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। धातुएं जो होती हैं वो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करते हैं, निकालते हैं, और निकाल करके धन आयन का निर्माण करते हैं। जैसे सपोज करिए ये हमारा Na मेटल्स है। अब ये Na मेटल्स जो है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और ये कैटायंस, देखिए Na पॉजिटिव चार्ज, ये कैटायंस का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, जनरली दे आर solids under ordinary conditions। जितने मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स की बात करिए तो जितने मेटल्स हैं दे आर सॉलिड्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, यानी सामान्य परिस्थितियों में ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, देखिए जो मरकरी है एंड जिसे हम गैलियम कहते हैं, Hg मरकरी है और ये गैलियम है, आर एक्सेप्शन which are liquid at room temperature। देखिए एक्सेप्शन में है, ये अपवाद है कि मरकरी और ये गैलियम जो है ये रूम टेम्परेचर पर जो है, कमरे के ताप पर जो है ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये केवल अपवाद है, इसको आपको याद अलग से देखना पड़ेगा। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे ज्यादातर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्यतः ये लगभग ठोस अवस्था में होते हैं। बस केवल दो ऐसे हैं, जैसे मरकरी है और Ga है, गैलियम है, ये जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगला, दे आर malleable, ductile and good conductors of electricity। अगली मेटल्स की जो कंडीशंस क्या है कि दे आर मेलेबल, कि मेलेबल होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी जिसमें से धारा प्रवाहित की जा सके। देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं इन सभी मेटल्स जो है उष्मा, चाहे आप हीट कह लीजिए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों के लिए जो है अच्छे सुचालक का कार्य करते हैं। यानी अगर हम उस मेटल्स में एक सिरे पर जो है इलेक्ट्रिसिटी को ऐड किया जाए तो दूसरे सिरे पर भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है, तो ये विद्युत के अच्छे सुचालक का कार्य करते हैं। तो ये लिखा दे आर मेलेबल, डक्टाइल्स होते हैं एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसमें पास होती है, यानी सबसे अच्छा बेस्ट जो है कंडक्टर्स का कार्य कौन करते हैं, तो इसमें देखिए Ag जो है, Ag सिल्वर जिसे बोलते हैं, सिल्वर जो है ये गुड कंडक्टर है। देखिए अगर हम बात करें तो जितने मेटल्स हैं सारे मेटल्स में Ag जो है सबसे बेस्ट जो है गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें जो है धारा की प्रवाह जो है सबसे ज्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मेटल्स जनरली
possess high melting and boiling points। देखिए जितने मेटल्स होते हैं जनरली पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब के जो है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च लेवल का होता है। मेटल्स जनरली पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? दे रिएक्ट with mineral acid evolution of hydrogen। in next condition they are react with mineral acid with the evolution of hydrogen। जितने भी मेटल्स होते हैं ये सब जो है खनिज अम्लों के साथ अपक्रिया करते हैं और अपक्रिया कर जितने भी मेटल्स होते हैं ये सारे मेटल्स जो है खनिज अम्लों के साथ जो है अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें जैसे सपोज करिए Cu ये भी मेटल्स है और हम H2SO4 से अपक्रिया कराते हैं तो ये बनेगा CuSO4 और साथ में H2 गैस जो है रिमूव करेंगे। तो ऐसी प्रकार से जितने भी मेटल्स होते हैं ये सारे मेटल्स जो है खनिज अम्लों से अपक्रिया करते हैं और H2 गैस रिमूव करते हैं। मेटल्स की क्या कंडीशंस होती है? देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक। देखिए जितने मेटल्स होते हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं जितने मेटल्स होते हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो सब जो है बेसिक नेचर के होते हैं। सब जो है क्षारीय प्रकृति जो है प्रदर्शित करते हैं। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मेटल्स है मेटल्स के इतने कंडीशंस जो फॉलो करते हैं जो मेटल्स होते हैं सबसे पहली बात इनमें क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात दे इजीली फ्रॉम केटायंस फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और केटायंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जनरली दे आर सॉलिड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। इनके अंदर जो है ये सामान्य ताप पर ये जो है कैसे होते हैं? ये सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। अब इसमें अपवाद है कि सारे मेटल्स में एक दो अपवाद भी है जैसे मरकरी और Ga जो है ये सामान्य ताप पर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो है ये लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। अगली कंडीशंस क्या होनी चाहिए मेटल्स की? दे आर मेलेबल डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मेलेबल होते हैं एंड डक्टाइल्स होते हैं एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो है गुड कंडक्टर्स होते हैं सबसे अच्छे सुचालक का कार्य करते हैं। अगला है मेटल्स जनरली पॉजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जितने मेटल्स होते हैं इनके ज्यादातर जो है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो उच्च स्तर के होते हैं। दे रिएक्ट विद मिनरल एसिड विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ये जितने मेटल्स होते हैं ये जो है मिनरल एसिड्स यानी अम्लों के साथ खनिज अम्लों के साथ जो है अपक्रिया करते हैं और H2 गैस जो है मुक्त करते हैं। अगला देयर ऑक्साइड आर बेसिक। देखिए जितने मेटल्स होते हैं ऑक्साइड्स बनाते हैं इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दे पॉजेस हाई डेंसिटी and are lustrous nature। देखिए ये मेन कैरेक्टर्स एक ये भी है कि दे पॉजेस हाई डेंसिटी एंड आर लस्टर इन नेचर। देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं इनके जो डेंसिटी होती है जो घनत्व होता है ये उच्च होता है। सबसे अधिक घनत्व जो अगर देखा जाए तो जो है ये मेटल्स के होते हैं। जितने मेटल्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई लेवल की होती है एंड आर लस्टर इन नेचर और जितने भी धातुएं होती हैं इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है धात्विक चमक जिसे हम मेटालिक लस्टर भी कहा जाता है। देखिए
दे आर पोजेस हाई डेंसिटी, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं ये बहुत इनके घनत्व जो होते हैं उच्च होते हैं। आर एंड आर लस्टर इन नेचर, और सभी धातुओं में उनकी एक अपनी चमक होती है। तो ये इनके कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर जो है ये धातु के कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधातु को, जिसे हम जो है नॉन मेटल्स कहा जाता है। देखिए नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स। देखिए मेटल्स जो होगा मेटल्स होगा, नॉन मेटल्स जो मेटल्स के कैरेक्टर को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन मेटल्स होंगे। कैरेक्टर अगर आपको याद है, मेटल्स के कैरेक्टर आपको पता है तो उसी का अपोजिट कर दीजिए तो आपके नॉन मेटल्स के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। सबसे पहला इसमें है द एलिमेंट्स व्हिच easily accept electron and forms anions are called metals। मेटल्स क्या करते हैं, इजीली जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करते हैं और कैटायंस बनाते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं कि इजीली जो है इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर रहा है मेटल्स, तो नॉन मेटल्स क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, और रिसीव करके वो कैटायंस बना रहे थे एनायंस का फॉर्मेशन करते हैं। द एलिमेंट्स व्हिच इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायंस आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। कहने का मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जो है आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और फिर जो है एनायंस का निर्माण करते हैं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये Cl है। अब ये Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, भाई देखिए इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है और ले करके Cl नेगेटिव चार्ज जो है बनाता है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, अब चूंकि Cl जो है नॉन मेटल्स है तो नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और ये एनायंस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट कंडीशन जो है among the non-metals, no, only a few are solid, जैसे सल्फर P, I2, etc. Br2 is liquid and rest all gases। देखिए नॉन मेटल्स जितने होते हैं ये ज्यादातर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। रेस्ट ऑल गैसेस, यानी देखिए among the non metals known only a few are solids, Br2 is liquids and rest all gases। देखिए जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कुछ जो होते हैं, जैसे कुछ के बारे में कहा गया कि सल्फर, फास्फोरस, I2 ऐसे गिने चुने हैं, 1 2 3 है, 2 4 है जो ठोस अवस्था में होते हैं। यानी कुछ जो होते हैं ये ठोस अवस्था में होते हैं। Br2 is liquid, और एक Br2 के लिए स्पेशल कहा गया कि लिक्विड अवस्था में होता है। एंड रेस्ट ऑल गैसेस, बाकी जितने अन्य एलिमेंट्स होते हैं, ज्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं वो गैस अवस्था में होते हैं। कहने मतलब जितने अधातुएं होती हैं वो ज्यादातर गैस अवस्था में होते हैं, कुछ ठोस अवस्था में जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन आदि ये ठोस अवस्था में, तथा ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ Br2 देख लेना है। नॉन मेटल्स में Br2 जो है लिक्विड स्टेट में होता है, सल्फर, फास्फोरस, I2 या और भी एग्जांपल्स हैं, ये सब जो है सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, अनलाइक metals they do not possess metallic
metallic luster except I2 and graphite and they are brittle। देखिए अगला नॉन मेटल्स की क्या कैरेक्टर है, अनलाइक मेटल्स दे डू नॉट पोजेस मेटेलिक लस्टर, एक्सेप्शन में I2 एंड ग्रेफाइट, एंड दे आर ब्रिटल। के जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मेटल्स की तरीके से, जैसे जैसे मेटल्स में क्या कैरेक्टर है, मेटल्स जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें अपनी एक अलग अलग, हर मेटल्स की अलग अलग अपनी एक विशेष चमक होती है। तो ऐसे में जो नॉन मेटल्स होते हैं इनमें कोई भी चमक नहीं होती है, यानी मेटल्स की तरीके से ये जो है चमकीले नहीं होते हैं। तो ये लिखा अनलाइक मेटल्स दे डू नॉट पॉजेस मेटेलिक लस्टर, ये जो है मेटल्स की तरीके से जो मेटेलिक चमक मेटेलिक लस्टर होते हैं, यानी धात्विक चमक होती है, ये उनके तरीके से चमकदार नहीं होते हैं। एक्सेप्शन I2 एंड ग्रेफाइट, लेकिन इसमें अपवाद है, कुछ जो एक्सेप्शन दिया है कि I2 एंड ग्रेफाइट, आयोडीन और जो ग्रेफाइट होते हैं इनमें चमक होती है, इनकी अपनी चमक होती है। एंड दे आर ब्रिटल, और ये भंगुर होते हैं। देखिए जितने मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन जितने नॉन मेटल्स होते हैं ये सब के सब भंगुर होते हैं, यानी इनको अगर गिरा दिया जाए तो ये चूर चूर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है देयर पॉइंट्स and boiling points lower than metals, however some gain solid very high melting points is a diamonds। देखिए नेक्स्ट कंडीशंस नॉन मेटल्स क्या है, देयर melting points and boiling points are lower than metals between some gain solids where solids very high melting points is a example में है डायमंड। अगली कंडीशन क्या है कि इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ये ठोसों से कम होते हैं। ठोस जैसे सॉलिड जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, धातुओं से कम होते हैं। इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ये धातुओं से, मेटल्स से कम होते हैं। अब इसमें however some gain solids very high, देखिए अब इसमें जो है एक अपवाद के स्वरूप दिया गया है एग्जांपल्स में, जैसे डायमंड है। तो डायमंड जो है चूंकि नॉन मेटल्स है, लेकिन नॉन मेटल्स होने के कारण ये जो है मेटल से भी उच्च जो है इसकी जो है मल्टी पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा ही मल्टी पॉइंट्स होता है, वो है डायमंड। डायमंड को आपको ध्यान रखना है कि डायमंड्स का जो है ये नॉन मेटल्स होते हुए भी ये मेटल से भी उच्च जो है मल्टी पॉइंट्स रखते हैं, वो मेटल से कम बॉइलिंग और मल्टी पॉइंट्स जो है ये रखते हैं। इसमें एक डायमंड है जो मेटल्स से जो है, मेटल्स के तरीके से जो है इसका उच्च जो है मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, ये एक्सेप्शन में है डायमंड। बाकी और जो है इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो मेटल्स से कम हो। जनरली दे आर insulators of electricity, but graphite is an exception। देखिए नॉन मेटल्स की नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जनरली दे आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन। देखिए नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अचानक का कार्य करते हैं, जिन्हें मेटल्स जो होते हैं
ये सुचालक होते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी अपने में पास कराते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं ये कुचालक होते हैं, ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी की पास नहीं कराते हैं। तो ये जनरली दे आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सामान्यतः ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कुचालक का कार्य करते हैं। आगे दिया बट ग्रेफाइट, देखिए अब इसमें भी एक अपवाद है कि जो सुचालक का कार्य कौन करता है, तो जो ग्रेफाइट होता है, देखिए जो कार्बन्स के एलोट्रॉप्स में एक ग्रेफाइट आता है, तो ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक का कार्य करता है, यानी अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तो अब ये एक आप अपवाद है कि ग्रेफाइट जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स होने के कारण मेटल के तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। क्यों पास करता है, देखिए उसकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो लेयर बाय लेयर में होता है, और लेयर बाय लेयर होने के कारण वो मुलायम भी होता है और जो है वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास भी करता है। नेक्स्ट कंडीशन, ऑक्साइड्स are generally acidic or neutral। देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि देयर ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक और न्यूट्रल। देखिए इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स क्या थे, बेसिक थे। तो इनके अपोजिट में नॉन मेटल्स में क्या जाएगा कि देयर ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक और न्यूट्रल। देखिए इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, या तो एसिडिक होते हैं या कुछ जो है न्यूट्रल होते हैं, यानी या कुछ अम्लीय माध्यम, यानी जो इनके नॉन मेटल्स अधातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं, अम्लीय होते हैं या फिर कुछ उदासीन होते हैं। नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, देयर हाइड्राइड्स आर टाइम। देखिए जो नॉन मेटल्स हाइड्राइड्स बनाते हैं, जो नॉन से आपके हाइड्रोजन से मिलकर के हाइड्राइड्स बनाएंगे, तो हाइड्राइड्स जो बनाते हैं वो वोलेटाइल प्रकृति के। जो नॉन मेटल्स के हाइड्राइड्स होते हैं वो वाष्पशील होते हैं, वही लिखा देयर हाइड्राइड्स आर वोलेटाइल्स, इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो वाष्पशील। इन नॉन मेटल्स के जो इतने कैरेक्टर्स होते हैं, इन सारे कैरेक्टर्स जो फॉलो करेंगे वो नॉन मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें सबसे पहला फिर से देख लीजिए, इसमें जो सबसे पहला है देयर एलिमेंट्स व्हिच इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एनायंस आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, यानी जो आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं और रिसीव करके एनायंस का फॉर्मेशन करते हैं, नॉन मेटल्स के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है अमंग द नॉन मेटल्स नोन ओनली ए फ्यू आर सॉलिड्स, Br2 is liquid and rest all gases। देखिए सामान्यतः अगर देखा जाए तो जितने नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। और अगर हम बात करें Br2 की, तो Br2 जो है वो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। Unlike metals, they do not possess metallic luster। जितने मेटल्स होते हैं उनमें मेटेलिक लस्टर होता है, यानी धात्विक चमक होती है, लेकिन ये धातुओं की तरीके से चमकीले नहीं होते हैं। इस सेक्शन में I2 एंड ग्रेफाइट, इसमें आयोडीन और ग्रेफाइट को कहा गया। ये अपवाद है कि नॉन मेटल्स होते हुए भी ये इसमें कुछ चमक जो है पाई जाती है, जैसे धातुओं में चमक होती है वैसे ग्रेफाइट और आयोडीन में भी चमकीले होते हैं। एंड दे आर ब्रिटल्स, और ये भंगुर होते हैं, यानी हम मेटल्स को गिराते हैं, मेटल्स को पीटते हैं तो वो भंगुर नहीं होता है, लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स को पीटते हैं तो चूर चूर हो जाते हैं। Their melting points and boiling points are lower than metals between some and solids। Very high melting points is a diamond। देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं मेटल्स की अपेक्षा जो है कम होते हैं। और अब इसमें जो है सबसे ज्यादा, इसमें अगर देखा जाए नॉन मेटल्स में, तो डायमंड जो होता है ये सबसे ज्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट्स जो है इसका होता है। आगे दिया है जनरली दे आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सामान्यतः जो है ये इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये विद्युत के अचालक होते हैं, जिसे हम कुचालक कहा जाता है, विद्युत के कुचालक, इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन। अपवाद के स्वरूप में देखा जाए तो ग्रेफाइट जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। देयर ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक और न्यूट्रल,
यानी इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं या तो एसिडिक नेचर के होते हैं या फिर कुछ जो है न्यूट्रल नेचर के होते हैं। देयर हाइड्राइड्स आर वोलेटाइल्स, इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो वाष्पशील होते हैं, वोलेटाइल्स नेचर के होते हैं, वाष्पीकृत हो जाते। अगला हम देखेंगे उपधातु। इसी को या अर्धधातु और इसी को कहा जाता है सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स, हेवी मेटल्स, सब मेटल्स। देखिए सब मेटल्स भी इसी को कहा जाता है, उपधातु को सब मेटल्स, अर्धधातु इसी को सेमी मेटल्स। भाई सेमी मेटल्स, अर्धधातु, अर्ध मतलब आधा और धातु धातु मेटल्स, भाई जो आधे मेटल्स का कैरेक्टर फॉलो करे और आधा जो है नॉन मेटल्स का कैरेक्टर फॉलो करे। अर्धधातु जो है ये आधे जो है मेटल्स के कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं और आधे नॉन मेटल्स के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। तो इन दोनों के कैरेक्टर्स को फॉलो करने के कारण इसे जो है सेमी मेटल्स कहा गया। अब देखिए, अब इनमें सेमी मेटल्स देखिए जो पीरियोडिक टेबल्स है, पीरियोडिक टेबल्स में जितने एलिमेंट्स हैं इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मेटल्स है, सबसे अधिक मात्रा में मेटल्स हैं। फिर अगर दूसरे की नंबर आता है तो उसमें आपके नॉन मेटल्स हैं और जो थोड़े बहुत कम मात्रा में जो है ये आपके सेमी मेटल्स या सब मेटल्स पाए जाते हैं। ये सब एलिमेंट्स are also non-which behave like metals in some respect fail as non-metal in another respect. Their properties are intermediate between metals and non-metals. Such elements are called semi-metals or metalloids. देखिए, some elements are also known which behave like metals in some respect well as non-metals in another respect. देखिए कुछ एलिमेंट्स, some एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं are also known which behave like metals, यानी ये जो है मेटल्स के तरीके से कुछ यानी कुछ जो है अपना कुछ व्यवहार मेटल्स की भांति करते हैं। इन सब रिस्पेक्ट वे एंड नॉन मेटल्स, और कुछ नॉन मेटल्स के तरीके से इज अनदर रिस्पेक्ट, यानी कुछ अपना उनकी जो प्रकृति होती है मेटल्स में दोनों कैरेक्टर्स होते हैं। आगे दिया है सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटलॉइड। ऐसे एलिमेंट्स को सेमी मेटल्स या मेटलॉइड कहते हैं। देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटल्स की भांति और नॉन मेटल्स की भांति, यानी दोनों की तरीके से व्यवहार करते हैं, यानी आधा मेटल्स का और आधा नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। तो ऐसे को जो है हम सेमी मेटल्स या मेटलॉइड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, अगर इनके हम उदाहरण की बात, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, मनी, बिस्मथ आदि। देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऐसे और भी है। तो कहने का मतलब ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं।